प्लेटफॉर्म पे चलेगी। सबसे पहले आपको यूट्यूब और गूगल मीट दोनों पे चलेगी, बट यूट्यूब पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा क्लासेस, जबकि जो गूगल मीट पे जो चलेगी क्लासेस दोनों पे चलेगी, बट यूट्यूब पे आपका, तो गूगल मीट पे जो चलेगी क्लासेस वो आपका पेड क्लासेस होगा, पेड क्लासेस, जिसका प्राइस हम लोगों ने रखा है 399। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग यूट्यूब पे सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो मेन कंटेंट है, जो थ्योरी पोर्शन है, तो उसका हम लोग यूट्यूब पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ उसमें जो टॉपिक वाइज जो पीवाई क्यू है उसका, उसको देख लेंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो सेशन होगा 60 मिनट तक ही होगा, 60 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद हम जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे उसमें आपको HW भी देंगे, मीन्स आपको घर से करना है, लेकिन वो क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो आपको आ, एक मिनट, वो आपको मिलेगा गूगल मीट पे। तो गूगल मीट पे जो हम लोग पेड क्लासेस जो चलाएंगे, मीन्स मीटिंग जो चलाएंगे, वो आपका जो रहेगा सो बेसिकली डाउट सेशन से रिलेटेड रहेगा और प्रैक्टिस टेस्ट जो क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग इसका जो ड्यूरेशन रखे हैं वो मिनिमम 60 मिनट रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है, मीन्स मैक्सिमम 3 आवर तक ये सेशन चलेगा। इसमें जो फर्स्ट 30 मिनट जो हम लोग रखेंगे वो जो यूट्यूब पे हम लोग पहले सेशन ले चुके हैं, मीन्स हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 4 से 5 दिन में एक सब्जेक्ट, मीन्स अगर हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, तो डेटा स्ट्रक्चर को हम 4 से 5 वीडियो में, 4 से 5 दिन में हम लोग कवर करें, और उसका जो क्रक्स है वो हम गूगल मीट पे डिस्कस करेंगे 30 मिनट। उसके बाद उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे पीवाई क्यू एंड MCQ। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम उसमें, तो जो भी आपका डाउट रहेगा वो आपसे लिया जाएगा और उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा वहां पे। इसमें स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा और MCQ का जितना भी सेट है हम लोग रेडी करके रखे हैं। जो अपकमिंग जो एग्जाम होने वाला है CUET PG, CUET PG में आपको इंपॉर्टेंट होगा MCA और MTech, ठीक है। और स्टेट जो बिहार स्टेट हो रहा है कंप्यूटर साइंस, वो हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो BPSC TRE 3 जो आने वाला है उसको हम ध्यान में लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कभी भी रैंडमली हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेंगे, जिससे आपका परफॉर्मेंस का पता चले, ठीक है। तो ये हो गई बात है कि किस तरह से कोर्स चलेगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और इतना सारा सिलेबस है। अगर हम तीनों सिलेबस को देखें यहाँ पे CUET PG, MCA और MTech, जो दोनों का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट है डेटा स्ट्रक्चर में भी। साथ ही साथ बिहार स्टेट जो है 2024 में जो होने वाला है उसका भी सिलेबस लगभग लगभग सिमिलर ही है इसी का। तो आप तीनों को सिलेबस को एक साथ मिला करके चल सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर मैं स्पार्स मैट्रिक्स जो इसी से रिलेटेड है, जो 2D एरे को रिप्रेजेंट करता है, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, फॉरेस्ट, बाइनरी ट्री, ट्री में ट्री का जितना भी पार्ट है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवियल ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री बता दिए, एवियल ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री और बी स्टार ट्री। ये आपका MCA में सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर जो सेट है वो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, फिर सॉर्टिंग, सर्चिंग, जो एल्गोरिदम है, हैशिंग, फंक्शन, रिकर्सन, ये सारे आपको इसमें पढ़ना है। पैरामीटर अगर पैरामीटर पासिंग में आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी ये इसी का पार्ट है पैरामीटर पासिंग। डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, मतलब वही है। तो यही सब जो पोर्शन है वो आपको CUET PG टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको सेम चीज किया है कि डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आपको पढ़ना है, जिसमें एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट या लिस्ट, ट्री, प्रायोरिटी क्यू और हीप, बाइनरी सर्च ट्री, ये सारे चीज पढ़ना है उसमें भी, MTech में भी।
इसके बाद बिहार स्टेट में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, वो क्वेश्चन का नंबर था 13, यानी 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 13 क्वेश्चन पूछा गया, जिस जो डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक से रिलेटेड था, जैसे डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरे, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, हीप और ट्री। ट्री में खास करके बाइनरी ट्री, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बी प्लस ट्री और बी स्टार ट्री। तो ये सारे सिलेबस था जो बिहार स्टेट में पूछा गया था पिछले बार, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलेबस बनाया हूँ, क्योंकि इसका स्पेसिफिक सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई ऐसा नहीं है कि बिहार स्टेट अपना सिलेबस जारी किया है। यूटीपीजी एमसीए के लिए और एमटेक के लिए और स्टेट के लिए तीनों का जो डेटा स्ट्रक्चर का जो सब टॉपिक है वो लगभग लगभग सिमिलर है, तो हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे। और अगर आप किसी भी टीजीटी पीजीटी अदर स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, तो आप एक कोर्स, और अगर आपको डिस्कशन चाहिए, मीन्स डाउट क्लासेस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो आप गूगल मीट के थ्रू आप ज्वाइन होकर के आप वहां पे पा सकते हैं। उसके लिए एक नॉमिनल फी हम लोग रख दिए हैं जो 399 है। ओके, तो इस तरह से कोर्स का स्टार्टिंग होता है। तो अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ तक क्लियर है और आपको मेरी आवाज जो है सो आप तक पहुंच रही है क्लियरली या नहीं। कमेंट करके बताइएगा लाइव चैट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें डेटा स्ट्रक्चर जो होता है सो हम लोग किस लिए यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है सो हमारे कंप्यूटर में जो भी हम लोग डेटा रखते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। जो भी हम यहाँ पे मेमोरी में अगर हम स्टोरेज करना चाहें किसी भी डेटा को, तो वहां पे भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही रखा जाता है। तो जो डेटा होता है वो हम लोग जब किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो सिर्फ डेटा अकेला ही नहीं जाता है, डेटा के साथ एल्गोरिदम भी जाता है, क्योंकि किस वे में उसे रखना है वो एल्गोरिदम बताता है। हम एल्गोरिदम को जोड़ दें तो वो एक किसका रूप ले लेता है, प्रोग्राम का। ठीक है, प्रोग्राम का। तो डेटा के साथ अगर हम एल्गोरिदम सेपरेट कर लेते हैं तो वो प्रोग्राम का एक रूप होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें डेटा स्ट्रक्चर का देखें तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट दैट कैन बी प्रोसेस्ड एज अ सिंगल यूनिट। डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो एक तरह का ग्रुप होता है जो एक सिमिलर टाइप को डेटा को एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम अ, कोई भी नंबर सिस्टम को लेते हैं तो इंटीजर टाइप में उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम अल्फाबेट को दर्शाना चाहें करते हैं, तो इस टाइप से हम उसमें जो डेटा है वो सिमिलर टाइप के ही उसमें फिल करते हैं। जैसे इंटीजर में क्या आएगा, 1 2 3 4। इसी तरह से अगर स्ट्रिंग में देखें तो स्ट्रिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं। स्ट्रिंग में आवाज क्लियर जा रही है वो मुझे लाइव चैट में रिप्लाई दीजिएगा। ताकि मुझे भी है।
हाँ, तो यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ओके, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी मीन्स मेमोरी में हम जब भी स्टोरिंग करते हैं डेटा को या ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो कोई हम फॉर्मेट का हम एक यूज लेते हैं, कोई भी एक तरह का फॉर्मेट, ठीक है। तो उसे हम डेटा स्ट्रक्चर से ही हम रिप्रेजेंट करके और फॉर्मेट बनाते हैं, और फिर हम ऑर्गेनाइज वे में और मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। वो मेमोरी हमारा कुछ भी हो सकता है, मीन्स कैश मेमोरी हो सकता है, या फिर मेन मेमोरी हो सकता है, सेकेंडरी मेमोरी हो सकता है। हर चीज में किसी ना किसी वे में ही हम जब डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही हम वहां पे रखते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। यहाँ पे अगर डेटा देखें तो डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है कि डेटा डेटा हम कुछ भी चीज को बोल सकते हैं। तो हम अगर कोई भी एक हम रॉ फैक्ट अगर ले लिए, जैसे फिगर को या नंबर को, तो हम किसी भी नंबर को बोल सकते हैं डेटा, या फिर किसी भी फैक्ट को भी बोल सकते हैं डेटा, किसी भी पिक्चर को भी, कोई भी चीज को हम डेटा बोलते हैं। दुनिया में जितना भी चीज है वो हम, जैसे हम लोग इंग्लिश में या फिर हिंदी में पढ़ते हैं कि संज्ञा या नाम, किसी भी दुनिया में जितने भी चीज हैं तो वो नाम है या फिर संज्ञा है। उसी तरह से हम डेटा में अगर रिप्रेजेंट करें तो डेटा भी क्या है कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं उसे इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसी का अगर हम कलेक्शन ले लिए, डेटा का अगर हम कलेक्शन ले लिए, तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। मीन्स इसे बोल सकते हैं कि प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन। मीन्स होता है कि सीधा वे में, लीनियर मीन्स सीक्वेंस में, यानी सीक्वेंसली हम बोल सकते हैं। तो इसमें जो आता है वो एरे आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है, लिंक लिस्ट आता है। मीन्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन इसका पार्ट है? एरे है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। उसी तरह से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसका दूसरा टाइप होता है, यानी दूसरा क्लासिफिकेशन है, जिसमें ग्राफ और ट्री है, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। हम लोग धीरे धीरे आगे हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स एरे के बारे में पढ़ेंगे, स्टैक के बारे में, क्यू के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में, ग्राफ के बारे में, ट्री के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को एक तरह से और डिफाइन किया गया है एक डेटा टाइप्स के अनुसार। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैसा डेटा जिसे उसका जो साइज है वो फिक्स होता है, वो मशीन के द्वारा तय किया जाता है कि उस डेटा का जो टाइप है या फिर उसका जो साइज है ना होगा, ठीक है। तो मशीन के द्वारा जो डिफाइन होता है, हम जो भी ए बी सी डी वगैरह ये सब कैरेक्टर में आ जाएगा। इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल, ये दोनों जो पार्ट है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, ये इंटीग्रल का पार्ट है, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले पढ़े, और उसके बाद नॉन लीनियर। लीनियर में आप जानते हैं कि एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। इसी तरह से ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर में आ जाता है। तो ये हो गया दूसरे टाइप का एक फ्लो डायग्राम, जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स का बात करें कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जो डेटा के बारे में हमें जान लेना चाहिए। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने अभी अभी पढ़ा है। क्या है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? है कि इट इज अ प्री डिफाइंड बाय मशीन। ये प्री डिफाइंड होता है किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। तो मशीन क्या करता है? मशीन साइज को डिफाइन करता है। मशीन उस डेटा के टाइप जो होता, डेटा का जो टाइप है उसके साइज को डिफाइन करता है। कौन? प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। उस साइज को डिफाइन करेगा कौन? मशीन करेगा, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है। वो जो इसमें जो क्रिएट किया जाता है, क्रिएट करने का बेसिकली मतलब है कि जो क्रिएट करेगा उसमें साइज को ध्यान में रख करके साइज होगा, ठीक है। तो इसमें भी साइज का बात है और इसमें भी साइज का बात है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो डेटा आइटम्स आर अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर एंड सिंगल लेवल वेयर
each and every element is attached to its previous and next adjacent। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि वैसा डेटा आइटम जो एक लीनियर फैशन में हो, मीन्स लीनियर ऑर्डर में हो, और उसका जो लेवल हो वो एक ही हो, मीन्स सिंगल लेवल हो। तो सिंगल लेवल कहने का मतलब कि ये एक लेवल अगर मान ले तो इसी लेवल में हमारा सारा होना चाहिए, मीन्स इसी के लेवल में इस तरह से हमारा यहाँ पे डेटा रखा रहेगा, और जो डेटा रहेगा वो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। मीन्स इसके बाद अगर जुड़ा रहेगा तो इससे जुड़ा रहेगा, फिर इससे इस तरह से जुड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम अरे का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अरे से आप समझ सकते हैं कि एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक भी सेम टाइप ही रहता है, वो सिर्फ क्या होता है, कॉलम वाइज होता है, मीन्स वर्टिकली होता है। ये हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकली होता है। तो वर्टिकली में भी क्या होता है कि प्रीवियस वर्टिकल मीन्स वो किसी से भी जुड़ सकता है। तो किस तरह से, मान लीजिए कोई एक यहाँ पे डेटा रखा हुआ है और उसके नीचे भी एक कुछ और डेटा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डेटा है और इससे ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे कोई डेटा है और फिर इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ही हियरार्किकल वे में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उसे बोलेंगे जो एक तो हियरार्किकल फॉर्म में हो, उसके बाद उसका जो लेवल हो वो मल्टी लेवल हो। ठीक है, तो उसे हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे, तो होम सेम टाइप। ठीक है, तो होमोजीनियस डेटा उसे कहेंगे जिस स्ट्रक्चर में या फिर जिस डेटा रहे उसे हम होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन ओनली सिमिलर टाइप और सेम टाइप, यहाँ पे सेम टाइप भी बोल सकते हैं, सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे एरे में अगर आप डेटा रखिएगा तो सेम ही टाइप का डेटा उसमें आएगा। मीन्स अगर आप इंटीजर रख रहे हैं तो जिसमें डिफरेंट टाइप का डेटा आ सके उसे हम हेट्रोजीनियस बोलेंगे, और जिसमें होमोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है? कमेंट करते रहिएगा, जहां पे भी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट में लिख करके बताइए कि ये वाला पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, हम रिपीट करेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑपरेशन और डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डेटा जो एक स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं किसी भी डेटा का, तो उसमें हम ऑपरेशन ही करेंगे। ऑपरेशन करेंगे ही तभी तो उस डेटा को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसे क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्रिएट उसमें कर सकते हैं। तो क्रिएशन का मतलब क्या है कि यूज टू अलोकेट या फिर रिजर्व मेमोरी फॉर डेटा। तो किसी भी, जैसे कि मान लीजिए आपको कैश में या फिर मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, में डेटा अगर आपको रखना है तो सबसे पहले उसे अलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अलोकेट नहीं करते हैं, जैसे ही आप उस डेटा को रखने के लिए उस कमांड करते हैं या फिर कोई बटन आपके पास बना हो रहता है उसकी इंटर करते हैं तो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलोकेट हुआ। एलोकेट का मतलब रिजर्व भी दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं। तो एलोकेट करना ही क्रिएट कहलाता है। ठीक है, अगर आप उस एलोकेटेड मेमोरी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसे आप कह सकते हैं डी एलोकेट। ठीक है, यानी डिस्ट्रॉय। उस मेमोरी का जो स्पेस है उसे आप खाली करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे तभी वो डी एलोकेट होगा और वो जो मेमोरी है उस मेमोरी का स्पेस खाली हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें ऑपरेशन। सिलेक्शन करने का मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, कोई एक डेटा स्ट्रक्चर है मेरे पास और उस डेटा स्ट्रक्चर में कोई एक पार्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है तो हमें सिलेक्शन का ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी है वो आप डीबीएमएस में एसक्यूएल में पढ़े होंगे। ठीक है, तो एसक्यूएल में वहां पे मैनुअली सही से आप करते हैं तो वहां पे दिखता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर हमारे सिस्टम में किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से डिस्ट्रॉय होता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, वो हमें नहीं पता चलता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से करता है। ठीक है, हमारे जरूरतों के अनुसार। ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या करना है, सिलेक्शन में क्या करता है कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हुआ है उसमें हमें कोई एक नया डेटा एलिमेंट ऐड करना है तो उसे हम बोलेंगे इंसर्शन। ठीक है, या फिर हम उस डेटा स्ट्रक्चर में से कोई एक सेपरेट या फिर कोई एक पार्टिकुलर डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो उसे हम बोलेंगे
डिलीशन, और पूरा डेटा स्ट्रक्चर को ही अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसे हम डिस्ट्रॉय कहेंगे। ठीक है, समझे? ये ड्रॉप जैसा कमांड है। ड्रॉप जिस तरह से आप एसक्यूएल में ड्रॉप यूज करते थे, डिलीट यूज करते थे, तो दोनों में डिफरेंस है, इसी तरह से यहां पे भी डिफरेंस है। ठीक है, सर्चिंग। सर्चिंग हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। सर्चिंग में क्या है कि टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक डेटा इन अ डेटा स्ट्रक्चर। कोई डेटा स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, अगर आपको कोई एक खास डेटा आपको ढूंढना है, कोई स्पेसिफिक डेटा ढूंढना है, तो आप सर्च की सॉर्टिंग एक प्रोसेस है। सॉर्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है कि अगर कोई एक डेटा स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है लेकिन वो एक सॉर्टेड वे में नहीं है। सॉर्टेड वे में कहने का मतलब कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। ठीक है, तो जो सॉर्टेड होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर में डेटा है उसे हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ये हो गया सॉर्टिंग का। ठीक है, मर्जिंग क्या होता है? मर्जिंग में क्या है कि मेरे पास छोटा छोटा डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसे हम जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है मर्जिंग। तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा आइटम्स, अगर हमारे पास छोटा छोटा डेटा इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है और दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं, मतलब दोनों को हम जोड़े तो इस तरह से बन गया, यानी 2 ब्लॉक इधर था, 2 ब्लॉक इधर था, तो यहाँ पे 4 ब्लॉक बन गया। ठीक है, यानी मर्ज हो गया, तो इसे हम मर्जिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मर्जिंग में करते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर। तो लीनियर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम लोग एरे को देखेंगे और स्टैक को देखेंगे धीरे धीरे। क्यू, लिस्ट, ग्राफ, ट्री और एल्गोरिथम। ठीक है, जो डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम है डिफरेंट डिफरेंट, उससे रिलेटेड हम लोग सारा चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे। एरे क्या है? तो एरे के बारे में अभी भी हम बता रहे थे कि वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं सेम टाइप का एलिमेंट, उसे हम एरे बोलेंगे। और वो सिक्वेंसली मीन्स कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वो ऑक्युपाई करते जाएगा। मीन्स मान लीजिए कि इस एक हम एरे बनाएं और उसमें हम पहले 2 डालें, फिर 3 डालें, फिर 4 डालें, फिर 5 डालें, इस तरह से हम डालें तो वो सिक्वेंसली वो ऑक्युपाई करते जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और इसमें जो हम डेटा डाल रहे हैं एरे में वो सेम ही टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि 2 3 इसके बाद हम ABCD ऐसा या फिर स्पेशल कैरेक्टर डालना स्टार्ट कर दिए तो वो लेगा ही नहीं, वो एरर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ही सेम टाइप को वो एक्सेप्ट करता है। कौन? एरे। एरे एरे का एक पॉइंट और देख लीजिए कि यह एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह जो इट एक्सेस द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, मीन्स अगर हमें कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसे हमें इंडेक्स नंबर के अनुसार ही हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा डेटा कहां पे है, लेकिन ये पता जरूर है कि कौन सा इंडेक्स कितना नंबर पे आने वाला है। क्योंकि जैसे बड़ा ब्रैकेट के अंदर 6 डालें, 6 का मतलब है कि यहाँ पे एरे का जो साइज है उसका 6 ब्लॉक, यहाँ से 1 2 ऐसे गिनिएगा तो यहाँ से 6 तक होगा, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5 तक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एरे का एक डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज और देखे तो ये क्या है? ये है डेटा टाइप। डेटा टाइप है। इसके बाद एन जो है ये वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है? एरे का नेम का। यहाँ पे एरे जिस नेम से हम डिफाइन करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। किसके बाद? डेटा टाइप के बाद। उसके बाद जो यहाँ पे है वो क्या है? एरे इंडेक्स है, कि कितना इंडेक्स हमें डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे 6 इंडेक्स डिफाइन करना था तो 6 यहाँ पे रखें, यानी 6 इंडेक्स हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 6 ही फिक्स साइज हो गया एरे का, कि यहाँ पे 6 डेटा एलिमेंट इसमें आ सकता है, 6 से ज्यादा इसमें डेटा एलिमेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें इनिशियलाइज करना हो, मीन्स जब हम डिक्लेयर करें तो उसी समय हमें उसमें डेटा फीड करना हो, तो किस तरह से करेंगे सी में? तो उसमें क्या है कि सेम उसी जैसा डिक्लेयर कर देना है, सेम पहले जैसा डिक्लेयर कर देना है, उसमें इक्वल टू लगा करके और करली ब्रेसेस में जितना भी एलिमेंट है आपके पास वो डाल दीजिए। मीन्स 5 एलिमेंट ही यहाँ पे डालना है और वो सेम टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 5 6 8 ऐसा डाल दीजिएगा, तो आपको इस तरह से वो डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एरे के बारे में।
एरे में साइज अगर देखें तो साइज किस तरह से निकालते हैं, तो एरे ले लें, एरे यहां से लेते हैं, एक नया बनाते हैं एरे, 6 ही साइज रखते हैं, सॉरी ज्यादा रख लेते हैं, देख लेते हैं कितना होता है। यहाँ पे 0 1 2 3, हमें नहीं पता कि क्या क्या साइज दिया हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका जो डिक्लेरेशन है वो क्या है। डिक्लेरेशन मीन्स कहने का मतलब कि इंटीजर टाइप है और उस एरे का नाम है और उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें पता है, ठीक है ना। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड पता हो तो हम एरे का साइज को बता सकते हैं कि वो कितना साइज का एरे डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक एरे है ए नाम का एरे है, जिसमें जिसका लोअर बाउंड ये क्या है, पहला वाला जो रहेगा वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वाला रहेगा वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस ए लोअर बाउंड और अपर बाउंड दे दिया गया है, इसमें आपको नंबर ऑफ स्लॉट पता करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऑफ स्लॉट सेम चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता करना हो तो उसमें क्या होता है कि अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस कर दीजिए और जो भी आए उसमें +1 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो 7 में से सॉरी 7 में से माइनस -4 कर देंगे, ठीक है। -4 तो यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में है, ठीक है। और इसमें +1 कर देना है, ठीक है। तो इतना करते हैं पहले, तो 7 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 + 1 यानी कितना हो गया, 7 4 11 1 12, ठीक है, यानी 12 आंसर आ गया, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट्स हैं इस एरे में, ठीक है। अगर हम इसका भी निकालना चाहे, हमें नहीं पता कि कितना साइज है, ठीक है, और हमें पता करना हो तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड किसको कहते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट इंडेक्स होता है, सो उसे बोलते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। और जो लास्ट इंडेक्स होता है उसे हम अपर बाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, और ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो क्या होगा कि अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करना है, मींस 7 है अपर बाउंड, 7 है अपर बाउंड, है ना। और इसमें से माइनस करना है 0, 0 माइनस कर दिए और इसका आंसर में 1 को प्लस कर देना है, मींस इसका जब रिजल्ट निकलेगा तो 7 + 1 = 8, यानी 8 स्लॉट्स, 8 स्लॉट्स मींस इस एरे का साइज, एरे का साइज कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक ना, एरे साइज 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे का साइज निकाल सकते हैं, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया है, कमेंट करते रहिएगा। अब देखिए, अब एरे का यूज कहां कहां हो सकता है, ठीक है ना। एरे बहुत जगह पे यूज होता है, तो उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एरे हमें चीजों को दिखाना है, तो वेक्टर फॉर्म में हो सकता है वो मैथमेटिकल चीजें, या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकता है। तो मैट्रिक्स में जो होता है वो रो और कॉलम होता है, तो एरे ऑफ एरे जो होता है वो 2D एरे होता है, तो वही तो एक फॉर्म है मैट्रिक्स का, ठीक है। और वेक्टर होता है सिंपल, जो आप कॉलम में दिखा लीजिए या फिर रो में दिखा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन में एरे का हम यूज कर सकते हैं। फिर डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हम डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए एरे का ही यूज करते हैं। मींस उसमें जो टेबल बनाते हैं, उसमें जो टेबल बनाते हैं वो एक रो और कॉलम के ही फॉर्मेट में तो होता है, और वो एक एरे के ही जैसा दिखता है, मींस वो और कुछ नहीं है, वो एरे ही है। मींस उसे एक दिखाने के लिए वो अलग होता है कि उसमें हम डेटा जो स्टोर कर रहे हैं वो नंबर के साथ साथ, कैरेक्टर के साथ साथ और भी स्पेशल कैरेक्टर है, बट वो जो रिप्रेजेंट जिस तरह से होता है वो एक एरे का ही फॉर्मेट है। मींस डीबीएमएस में भी हम लोग एरे का यूज करते हैं स्टोरिंग करने के लिए डेटा को और मैनेज करने के लिए डेटा को। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं एरे का। मींस अगर हमें हिप मेमोरी बनाना हो, हैश टेबल बनाना हो, स्ट्रिंग यूज करना हो, तो हमें एरे का ही यूज होता है उसमें, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट में भी हम लोग
एरे का यूज करते हैं इफिशिएंट स्टोरेज के लिए। जैसे हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में हमें स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट में यूज करेंगे एरे का, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा इंडेक्स कहाँ पे है, तो वो हमें एरे से ही पता चलता है कि कौन सा इंडेक्स कहाँ पे है, तभी हम इफिशिएंट स्टोरेज कर सकते हैं। और हम इफिशिएंट स्टोरेज कहने का मतलब उसमें डेटा हम डाल भी सकें, मीन्स इंसर्ट भी कर सकें और फेचिंग भी कर सकें। ठीक है, उसके बाद कैश मेमोरी, कैशिंग और बफरिंग में भी हम लोग एरे का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम टेम्पोररी डेटा को रखते हैं। तो कैशिंग और बफरिंग में क्या होता है? टेम्पोररी डेटा तो ही होता है, ठीक है। तो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने के लिए एरे का ही यूज होता है, कैश में और बफर में, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ एरे। इतना क्लियर है? अब देख लेते हैं 2D एरे। 2D एरे, 2D एरे क्या है? 2D एरे को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग एरे ऑफ एरे। मीन्स एक एरे यहां पे रख लिए और उसी के नीचे एक एरे और रख लिए, और भी अगर रखना है तो उसके नीचे और रखते जाइए और रखते जाइए। तो क्या बनेगा? एक तरह से आप देखेंगे तो फिर वो टेबल बन जाएगा। टेबल मीन्स कहने का मतलब कि मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ 2D एरे, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो 2D एरे के जरिए ही होता है। तो द 2D एरे इज ऑर्गेनाइज एज मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सारे मल्टीपल रोज एक साथ हम लगा देते हैं तो वो एक कॉलम के साथ भी हम ट्रीट कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स कहलाता है और वो 2D एरे से ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ 2D एरे का डेफिनेशन देख लिए। अब इसका देख लेते हैं डिक्लेरेशन किस तरह से हम करते हैं सी में 2D का। तो 2D का सेम जिस तरह से 1D का कर रहे थे उसी तरह से 2D का होता है। बस उसमें क्या होता है कि एक इंडेक्स और हम इसमें ऐड कर लेते हैं। मींस एक जो कर्ली ब्रेसेस है एक्स्ट्रा और ऐड कर लेंगे, तो जो पहला वाला है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वाला है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 2D एरे डिक्लेरेशन करते हैं। तो पहला वाला आप जान रहे हैं क्या है? ये टाइप है। इसके बाद एरे का नेम है, एरे का नेम है, और जो दोनों हुआ ये रो है और कॉलम है, ठीक। तो 2D एरे बन करके रेडी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है और 3 है, मीन्स 2 रो और 3 कॉलम। मीन्स 2 रो, यहाँ पे देखिए 0 और 1 इसका नाम दिए, ठीक है। इंडेक्सिंग की है, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कर देते हैं जी, यानी 3 कॉलम हो गया और 2 रो हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें इनिशियलाइज करना हो सी में तो किस तरह से करेंगे? तो सेम इसका भी इजी है। क्या है कि पहले आप रो को जितना भी रो है आपके पास उसे आप सिक्वेंसली आप लगाते जाइएगा, तो आपका वो मैट्रिक्स बन जाएगा, मीन्स 2D बन जाएगा। तो 2D किस तरह से? इंटीजर आप टाइप लिए, ठीक है, उसका नाम रखें, एरे का नाम रखें n, और उसमें 2 रो और 3 कॉलम। मीन्स 2 रो होगा और उसमें जो डेटा जाएगा वो 3 जाएगा, ठीक है। डेटा एलिमेंट जो जाएगा वो 3 जाएगा और रो कितना जाएगा? 2 जाएगा। मीन्स एक रो यहाँ पे और दूसरा रो यहाँ पे, इसमें एलिमेंट कितना है? 3 है। 3 2 1 4 6 8, 3 3 है दोनों में, ठीक है। इस तरह से जब आप सी में आप टाइप कीजिएगा तो वो एक 2D एरे में रिप्रेजेंट हो जाएगा। 2D एरे में ला करके कितना डेटा बनेगा बताइएगा? तो यहाँ पे 6 डेटा बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना मेरे पास डेटा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो डेटा इंसर्ट करना है उसमें, ठीक। तो ये हो गया 2D एरे। 2D एरे में एक चीज और आता है कि इंप्लीमेंटेशन। हम लोग 2D एरो को इंप्लीमेंटेशन किस तरह से करें, क्योंकि वहां पे रो भी है और कॉलम भी है। तो भाई हम एक्सेस कहां से करें? रो से करें या फिर कॉलम से करें? या फिर अगर हम उस मैट्रिक्स में या फिर उस 2D एरे में हमें इंसर्शन करना हो, डिलीशन करना हो, एक्सेस करना हो, सिलेक्शन करना हो, जो भी ऑपरेशन करना हो, तो हम किस तरह से करेंगे? तो वो हम 2 वे में कर सकते हैं। उसका इंप्लीमेंटेशन 2 वे में हो सकता है, जिसका नाम है एक रो मेजर, ठीक है। पहला जो है हो सकता है इंप्लीमेंटेशन रो मेजर में, और दूसरा जो इंप्लीमेंटेशन है वो कॉलम मेजर ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। तो रो मेजर में जब आप करते हैं, यहाँ पे बताया गया है रो मेजर में जब आप करते हैं तो वो एरे आर अरेंज सिक्वेंसली रो बाय रो। ये रो बाय रो होगा, मीन्स पहले ये इस रो को एक्सेस करेगा,
फिर इस रो को एक्सेस करेगा, फिर इस रो को एक्सेस करेगा, मीन्स बारी बारी रो को एक्सेस करते जाएगा। जब हम इसे एक सीक्वेंस में देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि पहले 2 5 आया, उसके बाद 4 3 आया, उसके बाद 1 6 आया। ठीक है, तो इस तरह से वो रिप्रेजेंट होगा जब हम रो मेजर में इंप्लीमेंटेशन करें उसका। तो इंप्लीमेंटेशन कहने का मतलब क्या है कि उसका सिलेक्शन करें, इंसर्शन करें, डिलीशन करें, अपडेशन करें, उसके अंदर जो भी इंप्लीमेंट ऑपरेशन करें वो इंप्लीमेंटेशन कहलाएगा, और उसका रो मेजर में वो इस तरह से सीक्वेंस में दर्शाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉलम मेजर में उसका इंप्लीमेंटेशन करें तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी जो अरेंज होगा सीक्वेंशियली वो कॉलम बाय कॉलम होगा। कॉलम बाय कॉलम कहने का मतलब कि पहले इस कॉलम को लिखेगा, मींस 2 4 1 2 4 1, उसके बाद सेकंड कॉलम को लिखेगा 5 3 6 5 3 6। तो इस तरह से वो रिजल्ट ला करके देगा। तो दोनों का रिजल्ट जो देखिए वो डिफरेंट रहेगा। दोनों का रिजल्ट देखिए, यहाँ पे 2 4 2 5 4 है, यहाँ पे देखिए 2 4 1 है, मीन्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट चेंज आ जा रहा है रो से और मेजर से। तो जिस तरह का वहां पे एल्गोरिथम आपको वहां पे यूज करना है, या फिर जिस तरह से आपको रिजल्ट चाहिए वो आप कॉलम मेजर या रो मेजर यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन और जो फॉर्मूला है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उतना लेंदी हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा सीयूईटी पीजी या फिर स्टेट में, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर लेकर के आएंगे जो आपको गूगल मीट के जरिए मिलेगा। ओके ओके, आगे पढ़े। ओके, स्टैक अब देख लेते हैं। एरे यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसमें एरे में एक चीज और है जो कि एक मैट्रिक्स का ही है, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या। आवाज जा रही है ना सभी को? करण सिंह, विमल वाजपेयी जुड़े हुए हैं। आरुष, हेलो। ओके, तो आगे देख लेते हैं हम स्टैक। ठीक है, तो स्टैक से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। एरे से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जितना स्टैक से पूछा है, क्योंकि स्टैक से हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जो आगे देखेंगे हम लोग किस तरह का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टैक का डेफिनेशन, कि स्टैक डेफिनेशन में क्या कहता है। तो स्टैक इज अ ordered collection of item in which insertion and deletion of an item at one end called top of the stack। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि स्टैक जो है सो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ये ऑर्डर्ड में ही होगा। ठीक है, इसका जो आइटम होगा वो ऑर्डर्ड में होगा, और उसमें जो होगा इंसर्शन और डिलीशन, दो ऑपरेशन इसमें होता है, इंसर्शन और डिलीशन जो होगा वो एक ही इंड पे होगा। ठीक है, जिसे हम टॉप ऑफ द स्टैक कहेंगे। ठीक है, उस इंड को क्या कहेंगे? टॉप ऑफ द स्टैक। जैसे यहाँ पे एक स्टैक बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्टैक जो बनाया हुआ है उसमें जो हम लोग जहां से इंसर्शन और डिलीशन कर रहे हैं उसे हम टॉप कह रहे हैं। मींस ये हो गया आपका टॉप। ठीक है, यहीं से स्टैक में हम इंसर्शन करेंगे और यहीं से डिलीशन करेंगे। ठीक है, तो जो हम इंसर्शन कर रहे हैं तो इंसर्शन करने का ऑपरेशन को पुश बोलेंगे। पुश, ठीक है ना, पुश मतलब धकेलना भी होता है और इंसर्ट भी करना होता है। पॉप, पॉप मीन्स क्या होता है? बाहर निकालना, मीन्स डिलीट करना। ठीक है, तो इंसर्शन का जो ऑपरेशन है उसे हम पुश बोलेंगे, और जो डिलीशन का जो ऑपरेशन है उसे हम पॉप बोलेंगे। ठीक है, और जहां से हमारा इंसर्शन और डिलीशन जिस इंड से हो रहा है उसको टॉप ऑफ द स्टैक बोलेंगे। ठीक है, इसमें टॉप होता है, बॉटम कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब हम इसका इंडेक्सिंग करते हैं तो इसमें भी हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से एरे में, यानी जीरो नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से ऊपर जाते जाए। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट जो देखें तो इसमें लिखा हुआ है इट इज अ लीफो और फीलो काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मींस ये जो इसका जो नेचर है वो लीफो टाइप का होता है। मींस कि अगर हम कोई भी डेटा को इंसर्ट करें,
ठीक है, तो वो लीफो पे काम करेगा। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जिसमें हम कि अगर हम कोई स्टैक में डालते जा रहे हैं डेटा, मीन्स हम मेरे पास डेटा है 3, 5, 8, 6, ठीक है, तो पहले हम डालें, हम एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक है, इसमें हम पहला डालें किससे, 3 को डालें, 3 को हम डाल दिए, उसके बाद डालें 5 को डाल दिए, उसके बाद 8 को डालें, 8 को डाल दिए, उसके बाद 6 को डालें, ठीक है। तो यहां पे अब इसका मतलब समझिए, लिफो का मतलब कि सबसे अंतिम यानी लास्ट, लास्ट में इन किसे किए हैं, इन मतलब किसे हम पुश किए हैं, ठीक है, किसे पुश किए हैं, 6 को, ठीक है, तो वही हमारा फर्स्ट में आउट होगा, ठीक है। अगर हमें डिलीशन करने की बारी आई तब हम सबसे पहले किसे निकाल सकते हैं, 3 को नहीं, सबसे पहले किसे निकलेगा, कौन निकलेगा यहां पे, 6 निकलेगा, ठीक ना, यानी डिलीट यहां पे 6 होगा। तो यानी कहने का मतलब कि जो लास्ट में यहां पे एंट्री लिया है वो पहले एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से मान लीजिए कि घर में थाली भी रखा रहता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ठीक ना, तो जो रख रहे थे, जब जब हम धो करके रख रहे थे, तो जो पहले धोए सबसे नीचे हो गया, उसके बाद दो धोए वो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, लेकिन जब हम उसे यूज करने के लिए जब गए तो हम नीचे से नहीं निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, ऊपर से निकालते हैं, मीन्स लास्ट में जो यहाँ पे धुल करके रखा था वो हम पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट में यूज करके रखा था वो हम लास्ट में यूज करेंगे। तो उसी को यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है लीफो और फीलो। लीफो मीन्स लास्ट इन, मतलब जो सबसे अंतिम में जो काम हुआ है वो पहले खत्म हो जाएगा, और जो पहले काम हो चुका था, जो पहले काम हो चुका था मीन्स सबसे पहले हम इंसर्ट किसे किए थे, 3 को किए थे, वो सबसे लास्ट में आउट होगा, वो सबसे लास्ट में आउट हो जाएगा। जब 6, 8, 5 सारा आउट हो जाएगा तब जाकर के 3 आउट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ही लीफो और फीलो का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑपरेशन मैं बता चुका हूं कि दो ऑपरेशन होता है, पुश होता है और पॉप होता है। पुश में क्या होता है कि हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, और पॉप में डेटा को डिलीट करते हैं, कहां से, टॉप ऑफ द स्टैक से, ठीक है, स्टैक के सबसे फर्स्ट सबसे ऊपर के पार्ट से, ठीक, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है। ओके, इतना क्लियर है स्टैक के बारे में। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, पिछले बार पूछा भी गया था कि स्टैक कौन से फैशन को यूज करता है, लिफो था वहां पे ऑप्शन, फिलो था, बोथ 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 ए एंड बी था, तो बोथ एंड ए एंड बी होगा वहां पे, क्योंकि लिफो और फिलो दोनों यूज होता है, ठीक है। ऑपरेशन स्टैक में कौन कौन सा होता है, तो पुश और पॉप होता है। स्टैक का जो सबसे जहां से हम लोग इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं उस पोर्शन को स्टैक में क्या बोलते हैं, तो टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि इफ द इनपुट सीक्वेंस यहां पे दिया गया है 2, 7, 4, 3, 9, यहां पे इनपुट सीक्वेंस है, देन आइडेंटिफाई द, यहां पे रॉन्ग नहीं, यहां पे रॉन्ग नहीं, करेक्ट स्टैक परमुटेशन, ठीक ना, पॉसिबल पॉप सीक्वेंस, ठीक है। यहां पे वो सीक्वेंस बताना है जो हमारा पॉपिंग हो सकता है, तो यहां पे पॉपिंग कौन कौन हो सकता है बताइएगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो बताइएगा कि कौन कौन सा यहां पे ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है यहां पे पॉपिंग होने के बाद, कि पॉपिंग होने के बाद हमारे पास कौन कौन सा रिजल्ट आएगा। कमेंट कीजिएगा आंसर। जैसे इसका इंप्लीमेंटेशन करें तो मान लीजिए हम एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक है, एक स्टैक बना लिए, इसमें से इसमें इसी सीक्वेंस में हमें स्टैक को, इस नंबर को पुश करना है इस स्टैक में। तो पहले हम 2 को पुश किए, 2 को पुश कर दिए, उसके बाद 7 को पुश किए, 7 को पुश किए, उसके बाद 4 को पुश किए, 4 को पुश किए, 3 को भी 3, और लास्ट में 9 को पुश किए, ठीक। अब हमें पॉप करना है, ठीक ना, और पॉसिबल सीक्वेंस बताना है कि पॉपिंग में कौन जो इसका पॉसिबल सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो पॉप हम कर रहे हैं, तो पॉप पहले कौन होगा, 9 होगा,
तो 9 होगा। उसके बाद पॉप कौन होगा, 3 होगा, 3 होगा, 4 4 7 7 और लास्ट में 2। ठीक है, तो ये आया सीक्वेंस। अब देखिए कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है यहां पे पॉसिबल सीक्वेंस। यहां पे हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, 9 3 4 7 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टैक का एप्लीकेशन देख लेते हैं कि स्टैक कहां कहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत जगह पे स्टैक का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम कोई भी चीज गलत कर दिए, मीन्स वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम खोले हुए हैं, कुछ राइटिंग कर रहे हैं और कुछ गलत हो गया, तो हम कंट्रोल जेड दाबते हैं, तो वो जो गलत करते हैं वो उसके पीछे आ जाता है। तो वो चीज जो होता है वो स्टैक के माध्यम से ही होता है, क्योंकि जो भी हम कैरेक्टर को पुश कर क्लिक कर करके वो लिख रहे होते हैं, तो वो एक स्टैक में जाते जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए ही जाता है, बट वो स्टैक में ही स्टोर होता है। जब भी हम कंट्रोल जेड करते हैं तो वो वहां से हट जाता है और प्रीवियस वाला जो भी स्टैक है वो वहां पे रिप्रेजेंट होने लगता है। ठीक है, यानी अंडू जो फीचर है, अंडू फीचर को हम यूज करते हैं स्टैक के लिए, सॉरी, स्टैक यूज होता है अंडू फीचर में। ठीक है, यानी अंडू इन टेक्स्ट एडिटर या फिर ब्राउजर, ब्राउजर में भी अगर आप कुछ करते हैं और फिर आपको पीछे आना होता है, तो वहां पे भी कंट्रोल जेड या फिर जहां उसका क्या शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट के यूज से आप अंडो फीचर कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी स्टैक से ही अंडो फीचर को यूज किया जाता है। उसके बाद सिंटेक्स चेकिंग, सिंटेक्स चेकिंग जो कंपाइलर में होता है कि सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई छूटा हुआ तो नहीं है, तो वो जो सारा चेकिंग है वो स्टैक के माध्यम से ही होता है। मींस कंपाइलर यूज अ स्टैक टू मैच सिंटेक्स एलिमेंट लाइक इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स भी चेक करता है और बहुत सारे और भी चीजें करता है चेक। ओके, तो ये भी चीज स्टैक चेकिंग, सिंटेक्स चेकिंग स्टैक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन पार्सिंग। ठीक है, एक्सप्रेशन पार्सिंग जो होता है वो भी हम इवेल्युएट करते हैं स्टैक के माध्यम से। मींस अगर हम उस एक्सप्रेशन का को इवेल्युएट करना हो या फिर चेक करना हो प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन को, तो वो हम स्टैक के माध्यम से करते हैं। या फिर हमें बैलेंस करना हो पैरेंथेसिस को, ठीक है, कि पैरेंथेसिस हमें, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो करली ब्रेसेस जो लगाते हैं वो एक पैरेंथेसिस है, उसका हम बैलेंसिंग जो है वो हम स्टैक से ही पता लगाते हैं कि इसमें जितना नंबर ऑफ ओपनिंग करली ब्रेसेस है उतना ही नंबर ऑफ क्लोजिंग करली ब्रेसेस है कि नहीं है। ठीक है ना, तो वो चीज किससे होता है, स्टैक से होता है। इसलिए वो एक एप्लीकेशन कहा बोला जा सकता है कि स्टैक का एप्लीकेशन एक्सप्रेशन ऑफ पार्सिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या है, तो बैक ट्रैकिंग हम डीएफएस में करते हैं, मेज सॉल्विंग प्रॉब्लम में करते हैं, 8 क्वीन प्रॉब्लम में करते हैं। ठीक है ना, क्यू यू डबल ई एन, एक एन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो पजल है या डीएफएस ट्रावर्सिंग है, डीएफएस ट्रावर्सिंग इसको बोल सकते हैं, डीएफएस ट्रावर्सिंग। जब हम डीएफएस ट्रावर्सिंग करते हैं तो हम बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक कब करते हैं, जब हमारे पास स्टैक होगा। क्यों, क्योंकि हमारे प्रीवियस एलिमेंट को स्टोर कौन करेगा, स्टैक करेगा, और वहां से अगर हम बैक ट्रैक करेंगे मींस उस चीज को डिलीट करके और पिछले वाले भाग में आएंगे, जिस तरह से अंडू फीचर में हम आ रहे थे, सेम डीएफएस में भी यूज होता है। ठीक, कि जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना होता है उस एलिमेंट तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो जब तक नहीं फाइंड होगा तब तक हम उसमें बैक ट्रैक करते जाते हैं। पहले हम सर्चिंग करते हैं उस डेप्थ वाइज जाते जाएंगे और डेप्थ तब तक जाएंगे जब तक लास्ट ना हो जाए, और नहीं मिलेगा तो फिर से हम पीछे आएंगे। पीछे आने का मतलब होता है बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वाले नोड में फिर एंट्री करेंगे और उसमें फिर हम डेप्थ वाइज फिर से जाएंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक करते जाएंगे, और फिर लास्ट जब हो जाएगा नोड फिर हम बैक ट्रैक करेंगे। तो इस तरह से हम बैक ट्रैकिंग को यूज करते हैं डीएफएस में। ठीक है, फंक्शन कॉल जो हमारा
प्रोग्राम लिखा जाता है जिस भी लैंग्वेज में, अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो बहुत सारे फंक्शन हम बना लिए, अगर हम उसे कॉल करें तो वो कॉल जो होगा वो स्टैक के रूप में ही होगा। मीन्स अगर हम पहले वाले फंक्शन को कॉल किए फिर दूसरे फंक्शन को कॉल किए तो उसी सीक्वेंस में वो लगा रहेगा और उसी सीक्वेंस में वो रन करेगा। ठीक है, यानी फंक्शन कॉलिंग में हम स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकर्सन भी यूज होता है स्टैक के मदद से ही, क्योंकि हमें प्रीवियस जो फंक्शन है उसका जरूरत अगर है तो वो फंक्शन फिर बाद में यूज होता है, तो उसे हम स्टैक के माध्यम से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में हम तीन चीज को देखते हैं, एक तो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है, फिर पोस्टफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है। तीन टाइप का एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन होता है जो स्टैक के माध्यम से ही हैंडल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिवर्सिंग अ लिस्ट। अगर हमें किसी भी लिस्ट को रिवर्स करना हो, मान लीजिए कोई एक लिस्ट है दिया हुआ और लिस्ट में 2 3 4 एक लिस्ट है, ठीक है, इसे हमें रिवर्स करना हो, ठीक है, तो हम जैसे करेंगे तो स्टैक में ही डाल के करेंगे। हम एक बार स्टैक में डाल देंगे 2 3 4 ऐसे पॉप कर लेंगे और जिस सीक्वेंस में पॉप होगा उसी सीक्वेंस में स्टोर कर लेंगे। मीन्स 4 3 2 मीन्स देखिए अब ये इसका रिवर्स हो गया ना रिवर्स। तो हम यहाँ पर रिवर्सिंग लिस्ट हम स्टैक के माध्यम से ही करते हैं। कैसे करते हैं, पहले सारे एलिमेंट को पुश कर देते हैं और फिर हम उसे पॉप करा लेते हैं और जिस सीक्वेंस में पॉप होता है उसी सीक्वेंस में हम उसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन। तो इतने सारे एप्लीकेशन है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा स्टैक का एप्लीकेशन है या नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन किस तरह से करते हैं। कि इनफिक्स अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और उसे हमें पोस्टफिक्स करना हो, प्रीफिक्स करना हो, इनफिक्स करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो उसका कुछ रूल है, उसे हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगर हमें इनफिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम कंडीशन लगाएंगे। तो इनफिक्स अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग जो इवैल्यूएट करते हैं एक्सप्रेशन, उसे प्रेसिडेंस रूल उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस रूल कैसे काम करता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो उसमें सबसे पहले पैरेंथेसिस ढूंढता है, स्मॉल वाला पैरेंथेसिस। अगर वो मिल जाता है तो उसके अंदर का जो भी एलिमेंट है उसे वो उसका ऑपरेशन वो करता है। ठीक है, उसके बाद वो कैरेट को देखता है। कैरेट क्या करता है, ये पावर को दर्शाता है। ठीक ना, ये पावर को दर्शाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, मल्टीप्लाई और डिवीजन। मींस पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद डिवीजन होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे प्लस और माइनस, यानी पहले प्लस होगा उसके बाद माइनस होगा। एक प्रेसिडेंस रूल है, इसी रूल पे हम लोग इनफिक्स ऑपरेशन करते हैं। प्रीफिक्स ऑपरेशन किस तरह से करेंगे, तो प्रीफिक्स ऑपरेशन टोटली डिपेंड होता है स्टैक पे। ठीक है, ये भी आप स्टैक के माध्यम से कर सकते हैं, जो इनफिक्स है ये भी स्टैक के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेसिडेंस रूल लगाना जरूरी है। ओके, अब प्रेसिडेंस रूल यहां पे हो गया। नेक्स्ट है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या होता है कि आपको स्कैन करना होता है। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ हो उसे आप स्कैन कीजिएगा। ठीक है, किधर से, राइट साइड से। अगर प्रीफिक्स है तो उसे आप राइट साइड से स्कैन कीजिएगा, अगर आप पोस्टफिक्स आपको दिया हुआ हो उसे आप लेफ्ट साइड से स्कैन कीजिएगा। ओके, समझ गए इतना, यानी प्रीफिक्स को किधर से स्कैन करना है, राइट साइड से, और पोस्टफिक्स को लेफ्ट साइड से। अब देखते हैं क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से हम स्कैन करेंगे और किस तरह से उसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, और उसमें ऑपरेशन किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है ऑपरेशन जो इवैल्यूएट करना है इनफिक्स। ठीक है, यहाँ पे इनफिक्स ऑपरेशन दिया हुआ है, इसे इवैल्यूएट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल पहले काम करेगा। तो प्रेसिडेंस रूल में क्या है, प्रेसिडेंस रूल में देखिए कि पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद कैरेट, उसके बाद एस्ट्रिक और डिवीजन, प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस तो है नहीं, वो छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या था, कैरेट था, यानी सबसे पहले ये दोनों का होगा काम। ये दोनों का जब काम होगा तो क्या कीजिएगा, ये आप 5 क्लास में ही पढ़े थे वोडामास रूल, वहां पे भी यही सेम चीज है, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 3 टू दी पावर 2, यानी 3 के पावर 2 क्या होता है, 3 3 जा 9। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बाकी चीज सेम वैसे ही लिख दीजिए 100। ठीक है, डिवाइड
इसका कर दीजिए 72 और इसका आप कीजिएगा ऑपरेशन तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब प्लस, अब देखिए दोनों को आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 74, यानी इसका जो इवैल्यूएशन जो हुआ उसका फाइनल आंसर क्या आएगा 74, मींस सी ऑप्शन आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इवैल्यूएशन मेथड से निकाल सकते हैं। सेम चीज वही कर सकते हैं क्या आप स्टैक से भी, लेकिन स्टैक में इनफिक्स को नहीं यूज कीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या कि उसमें सबसे पहले तो आपको प्रेसिडेंस रूल यूज करना ही पड़ेगा, जैसे जो भी रूल आएगा वहां पे वो मायने नहीं रखता उतना, इसलिए आप उसमें स्टैक को नहीं यूज कीजिए, वो बेटर रहेगा। स्टैक तभी यूज कीजिए जब आपका पोस्ट फिक्स में हो या फिर प्रीफिक्स में हो। ठीक है, तो वहां पे अच्छा वर्क करता है स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है इवेल्युएट करना है एक्सप्रेशन को, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह से दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन और उसका वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन है। तो आप याद रखिएगा कि जिस एक्सप्रेशन में सबसे पहले ही, मतलब सबसे पहले ही क्या रहे, यहां पे इसे क्या बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर रहे, सबसे पहले ऑपरेटर आ जाए, उसके बाद आए क्या ऑपरेंड। एबीसीडी क्या है ऑपरेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें दिख जाए ऑपरेटर और उसके बाद ऑपरेंड दिखे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो पोस्टफिक्स प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स है। ये क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या पहचान रहेगा कि उसमें सबसे पहले वो ऑपरेटर आ जाए और उसके बाद लास्ट में क्या है ऑपरेंड आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे प्रीफिक्स। जस्ट इसका अपोजिट क्या रहेगा पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में क्या होगा कि सबसे पहले ऑपरेंड आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा ऑपरेटर आएगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या पोस्टफिक्स। जैसे यहां पे है कोई, हाँ देखिए ये वाला एग्जांपल है, ये आपका पोस्टफिक्स का एग्जांपल है, पोस्टफिक्स। ठीक है, ओके। तो प्रीफिक्स यहां पे दिया हुआ है और प्रीफिक्स का रूल क्या था कि प्रीफिक्स में हम राइट साइड से स्कैन करेंगे। ठीक है, राइट साइड से स्कैन करेंगे। एक मिनट, हाँ राइट साइड से स्कैन करेंगे मींस इधर से स्कैन करना है। ठीक है, राइट साइड से स्कैन करना है प्रीफिक्स में। ओके, तो सबसे पहले हम इससे स्कैन करने से पहले क्या करेंगे कि इसका वैल्यू है इस वेरिएबल में डाल देते हैं। इस ऑपरेंड के लिए जो वैल्यू दिया गया है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं, माइनस प्लस। यहाँ पे माइनस था प्लस था, ए के जगह पर क्या रख लिए 2, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद बी के जगह पर 3 है, सी के जगह पर 4 है, फिर डिवीजन है, डी के जगह पर 16 है, उसके बाद है कैरेट है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे क्या कीजिए कि आप राइट साइड से स्कैन करना स्टार्ट कीजिए। राइट साइड से स्कैन करना स्टार्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, जब स्कैन कीजिएगा तो दो बातें का ध्यान रखिएगा। पहला कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रहा है या वेरिएबल आ रहा है, वैल्यू या फिर वेरिएबल, उसे आप स्टैक में इंसर्ट करते जाइएगा। स्टैक में क्या इंसर्ट हो सकता है, वैल्यू या वेरिएबल इंसर्ट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वही एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है ना, टाइप ही तो इंसर्ट होता है स्टैक में। ऑपरेंड थोड़ी कोई टाइप है, ऑपरेंड कोई टाइप नहीं है, इसलिए ऑपरेंड स्टैक में इंसर्ट नहीं होगा। स्टैक में क्या इंसर्ट होगा, ऑपरेंड होगा यानी टाइप होगा। ठीक है, तो ऑपरेंड मींस यहां पे क्या हो गया, ऑपरेंड 3 है 2 है, तो इसी सीक्वेंस में आप इंसर्ट कीजिएगा। यहां पे 3, यहां पे 2। ओके, इसके बाद जब स्कैन कीजिएगा आगे तो 3 और 2 स्कैन करने के बाद ऑपरेटर मिल जाएगा। तो ऑपरेटर जैसे ही मिलेगा तो ये पॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड पॉप होगा ही होगा। हर एक ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड पॉप होगा। ठीक है, तो इस ऑपरेटर के लिए आप ऑपरेंड पॉप कीजिए। तो पॉप कीजिएगा तो किस तरह से होगा 2 और 3। इसमें एक चीज और बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसे जब भी पॉप करें तो एक बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से पॉप होगा उस सीक्वेंस में आपको नहीं लगाना है, जस्ट उसका अपोजिट वे में इसे लगाना है। ठीक है, यानी 2 पहले यहां पे इधर लिखा जाएगा और 3 इधर लिखा जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, बीच में क्या आएगा ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो 3
कैरेट 2, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी 3 कैरेट 2 कहने का मतलब क्या होता है, 3 कैरेट 2 कहने का मतलब कि 3 टू दी पावर 2, है ना। एक मिनट, इसका यहाँ पे गड़बड़, थोड़ा माफी चाहते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जिस वे में ये पॉप हो रहा है उसी वे में आप पॉप कीजिए, मीन्स 2 और 3, और इसमें कैरेट लगाइए। 2 टू दी पावर 3 कहने का मतलब 8, इस 8 को फिर से आप स्टैक में डाल दीजिए। ठीक है, इस 8 को फिर से आप स्टैक में डालिएगा तो क्या होगा, स्टैक में हम डाल दिए। ठीक है, इसके बाद आगे स्कैन किए, यहां तक स्कैन हो गया। इसके बाद हम 16 को हम इसमें डालें। ठीक, फिर से हमारा ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर जैसे ही आएगा तो 16 और डिवाइड 8, है ना, 16 को पॉप किए यहां पे और यहां पे 18 को पॉप किए, बीच में डिवीजन हो गया। इसका रिजल्ट कितना आया, 2। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। यहां तक स्कैन हो चुका है। अब जो 2 आंसर आया इसे आप फिर से आप स्टैक में डाल दीजिए। ठीक है, और आगे क्या आ रहा है, 4 और 3, यानी 4 और 3, इसे आप स्टैक में डाल दीजिए। यहां तक स्कैन कंप्लीट हो गया है। अब फिर से आपका एक ऑपरेटर आ रहा है। ऑपरेटर जैसे ही आए तो आप पॉप कर लीजिए, कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट सेम सीक्वेंस में। ठीक है, 3, यहां पे नहीं बना रहे हैं, ऊपर में बना रहे हैं, 3 और 4 को पॉप कर लिए सेम सीक्वेंस में। ठीक है, और उसमें क्या लगा दिए, ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर आया था तो ऑपरेटर लगा दिए। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी 12 जो आया, 12 को फिर से आप स्टैक में डाल दीजिए। 12 को फिर से स्टैक में डाल दिए। ठीक है, और आगे स्कैन किए, यहां तक स्कैन हो चुका, आगे स्कैन किए तो 2 मिला तो 2 यहां पे रखेंगे। ठीक, फिर आगे स्कैन किए तो क्या मिला, आगे स्कैन किए तो प्लस मिला। ठीक है, प्लस मिला है आगे, सॉरी, यहां पे पहले से एक और 2 था ना, यहां तक ही हुआ था ना पॉप, तो इसके नीचे और पड़ा हुआ था क्या, 2 पड़ा हुआ था, और यहां पे भी 2 आया। ठीक है, यहां तक अब प्लस आया, प्लस जैसे ही ऑपरेटर आएगा दो को पॉप कर लेंगे, 2 और 20, 12 दोनों को पॉप कर लिए, 2 और 12 को, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, यानी 14 हो गया। ठीक है, 14 को फिर से हम स्टैक में डालेंगे। स्टैक में पहले से क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है और 14 भी है आया, तो 14 और 2, 14 और 2 यहाँ पे पॉप हो जाएगा। कब, जब हमारा ऑपरेटर आएगा, जैसे ही ऑपरेटर माइनस आया तो पॉप हो गया और इसमें ऑपरेटर लग गया। ऑपरेटर जब लगेगा यहाँ पे तो ये ऑपरेशन कर देगा और 14 में से 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 12 आंसर आ जाएगा। यानी फाइनली हमारा स्टैक में क्या बचा, 12 बचा। यानी इसका जो इवैल्यूएशन है वो फाइनली यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और लास्ट में ही पॉप हो जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तो, और 12 हमारा आंसर दे देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्कैन करते हैं। इसे और भी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे ताकि और भी क्लियरिटी इसमें आए, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना, क्योंकि एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में काफी क्वेश्चन आते हैं, एक दो तो पक्का कोई भी किसी ना किसी एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम रिपीट करें इस चीज को, तो सबसे पहला क्या ध्यान में रखना है कि जो भी हम हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हम पता करेंगे कि वो प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स है। कैसे पता करेंगे, कि अगर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग जो एलिमेंट है वो ऑपरेटर है और उसके बाद ऑपरेंड आ रहा है, यानी वो प्रीफिक्स है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, अगर स्टार्टिंग एलिमेंट ऑपरेंड है और बाद में ऑपरेटर आ रहा है तो यानी वो पोस्टफिक्स है। ठीक है, इतना आने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। अगर हमारा पता चल गया कि पोस्टफिक्स है कि प्रीफिक्स है, वो आने के बाद स्कैन पर ध्यान देंगे। स्कैन क्या करेंगे कि अगर प्रीफिक्स है तो राइट हैंड साइड से हम स्कैन करेंगे, प्रीफिक्स है तो राइट हैंड साइड से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम स्कैन किस तरह से करेंगे कि जो भी एलिमेंट हमारा आएगा उसमें 2 एलिमेंट आ सकता है क्या, या तो वो ऑपरेंड है या तो ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड आएगा तो स्टैक में हम डालते जाएंगे, ऑपरेंड आएगा तो स्टैक में डालते जाएंगे। ऑपरेटर जैसे ही आएगा तो पॉप करेंगे, कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट। ठीक ना, सेम सीक्वेंस में 2 एलिमेंट पॉप करेंगे और उसके बीच में ऑपरेटर को लगा देंगे और इवैल्यूएट कर देंगे। इवैल्यूएट करके जो भी आंसर आएगा उसे हम फिर से स्टैक में डाल देंगे।
ठीक है, और इस तरह से हम स्कैन करते जाएंगे जब तक कि पूरा हमारा ऑपरेशन यहाँ पे खत्म ना हो जाए। ठीक है, और फाइनली हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, टाइम भी थोड़ा ज्यादा जा रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा इसके बाद। तो जो नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए SW में रख देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे Q। ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में, कल का सेशन में स्टार्ट करेंगे Q। अभी अभी का सेशन में आज इतना ही रखते हैं, और जो भी हम यहाँ पे पढ़ाए हैं आप उसे रिपीट मोड में भी देख सकते हैं। आप 2x पर जो भी जितना स्पीड में आपको देखना है उतना स्पीड में देख लीजिएगा, ताकि एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाए एरे और स्टैक, ताकि एरे और स्टैक का जो भी कॉन्सेप्ट वो आपका क्लियर हो जाए, ताकि इस पे जब भी हम क्वेश्चन दें आपको तो वो बन सके। ठीक है, और भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करेंगे वो हम गूगल मीट में करेंगे। तो गूगल मीट में आपको जुड़ने के लिए उसके लिए क्या करना है कि हमारे नंबर पे या फिर वेबसाइट पे जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.exammirror.com। ठीक है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7004270294। ठीक है, इस नंबर पे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप कुछ एक नॉमिनल फी है, हम लोग 399 ले रहे हैं, जो उसे पे करके आप गूगल मीट में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको क्या क्या मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो भी टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको कराया जाएगा। साथ साथ जो यूट्यूब पे हम अभी जो स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसका जो भी डाउट है वहां पे आपको कराया जाएगा डाउट सेशन में। ठीक है, तो वो आपको फैसिलिटी वहां पे दिया जाएगा, ताकि हम जो भी और भी हम एक्स्ट्रा जो भी करना चाहते हैं अपना प्रिपरेशन में इनहेंस करने के लिए, तो वो हम गूगल मीट के माध्यम से हम ज्यादा टाइम दे करके कर सके। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि ज्यादा वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो दोबारा देखने का भी नहीं मन करता है, इसलिए हम 1 घंटा का ही सेशन रखे हैं। ठीक है, तो ये 1 घंटा समाप्त हो चुका है, ज्यादा ही हो गया है, तो उसके लिए माफी। बट कोई नहीं, हम लोग एक अच्छा डिस्कशन कर लिए हैं यहाँ तक। तो स्टैक और एरे इतना हो चुका है। इसके पहले हम लोग क्या फंक्शन है, डेटा स्ट्रक्चर का क्या टाइप्स होता है, वो सारे चीज देख लिए, और क्या सिलेबस रहा डेटा स्ट्रक्चर का CUET PG MCA के लिए और MTech के लिए और स्टेट के लिए, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी एक और इंफॉर्मेशन अभी आया है कि CUET PG जो MCA का सिलेबस है वो फिर से अपडेट किया है NTA वाला। ठीक है, तो NTA के वेबसाइट पे फिर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे क्या है कि आप 2 दिन पहले अगर वहां पे डाउनलोड कर रहे थे तो वहां पे सिलेबस में नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो भी इंक्लूड था। बट आप रिपीट जो सिलेबस आया है, रिवाइज जो सिलेबस आया है, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हटा करके डिजिटल लॉजिक को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आपका अब कंप्यूटर सेक्शन से 3 ही पार्ट रह जाएगा। कौन कौन? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा जो मैं ले रहा हूं डेटा स्ट्रक्चर वो है, और एक डिजिटल लॉजिक है। तो यही 3 पोर्शन है CUET PG के लिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो पहले था वही रहेगा, बस 2 टॉपिक हटा